मोसाद का ये एजेंट था या नहीं था, इस पर मैं आपको एक छोटी-सी जानकारी दे देता हूँ कि वो सत्ता तक बदलने के खेल करता था मोसाद के साथ, और वो एक पुलिस राज्य भी वो स्थापित, यानी तानाशाहों की मदद भी वो करता था। तो जेफरी एप्स्टीन ने पुलिस राज्य तक वेस्ट अफ्रीका के देश कोट द आइवॉर में राजनीतिक संकट के दौरान इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बाराक और जेफरी एप्स्टीन ने व्यापारिक अवसर तलाशा। 2012 में और तारा से मुलाकात के बाद इजरायली टीम ने सुरक्षा सुधार पर सलाह दी। लीक ईमेल से पता चलता है कि एप्स्टीन इजरायली इंटेलिजेंस ऑपरेशनों में शामिल था। ये मोसाद का एजेंट था। आप जो इजराइल के साथ देखते हो, जिस जिस वर्ष का हमारे यहाँ का रिपोर्ट खुला है, हमारे लोग उससे संपर्क में थे, उस वक्त भारत ने सबसे ज्यादा इजराइल से हथियार खरीदे। ये कल आपको रिपोर्ट में बताया मैंने। हमारे लोग लगातार, हमारे नेता जो उससे मिल रहे थे और अंबानी की मेल हो रहे थे, पूरी जो मिल रहे थे, हरदीप पुरी का जो ये नाम सब आया है, उस वर्ष, जिस वर्ष इन लोगों की मुलाकात, उस वर्ष भारत ने सबसे ज्यादा हथियार कहां से खरीदे? इजराइल से। और लीक ईमेल से पता चलता है कि एप्स्टीन इजरायली इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का पार्ट था। 2014 में इजराइल और कोट द आइवार के बीच एक सुरक्षा समझौता हुआ, जिसमें एक बाराक की अहम भूमिका दी गई। ये वेस्ट अफ्रीका का देश है कोट द आइवॉर। उसमें 2010-11 में बड़े राजनीतिक संकट से वो गुजर रहा था। चुनाव के बाद हिंसा भड़क गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने अल्साने और तारा को विजय घोषित कर दिया, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति लॉरेंट गबाग्बो ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया था। 2010 में फ्रांस और यूएन के हस्तक्षेप के बाद गबाग्बो को हटाया गया। इस बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर एहुद बाराक और कुख्यात फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन इस अस्थिर स्थिति को एक व्यापारिक अवसर के रूप में देखा उन्होंने, और फिर इसको जो है 2012 में और तारा ने एक तख्ता पलट की कोशिश नाकाम की। उसके कुछ दिन बाद यरूशलेम में बाराक और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मुलाकात हुई। बातचीत में आतंकरोधी सहयोग मुख्य विषय रहा। इसके बाद एक इजरायली टीम कोट द आइवॉर भेजी गई, जिसने सुरक्षा सुधार और सेना के पुनर्निर्माण पर सलाह दी। उसी समय बाराक, जो सेवानिवृत्ति की बात कर रहे थे, दुनिया के संकटग्रस्त देशों को निजी सुरक्षा सेवाएं बेचने लगे। एप्स्टीन ईमेल के माध्यम से उसकी मदद कर रहा था। एक मेल में एप्स्टीन ने लिखा, देशों में बढ़ते दंगे और सत्ता में बैठे लोगों की बेचैनी, यह समय बिल्कुल सही है। यानी दुनिया में दंगा कराना, सत्ता के लोगों को बेचैन करना, उनसे बिजनेस लेना, उनको सेक्स सर्विस उपलब्ध कराना, फाइनेंशियल सर्विस उपलब्ध कराना, ये एप्स्टीन का काम था। मोसाद के ऑपरेशंस की तरह वो काम करता था। ये वो बात कर रहा है इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर से। बाराक ने जवाब दिया, तुम सही हो, लेकिन इसे पैसा बनाने में बदलना आसान नहीं है। इसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लीक मेल में क्या कहा गया लीक मेल्स और अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमिटी के दस्तावेज में कि 2012 में जब बाराक अभी इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ही थे, एप्स्टीन अफ्रीका में इजरायली इंटेलिजेंस ऑपरेशन में शामिल हो गया। एप्स्टीन ने कोट द आइवॉर में फोन और इंटरनेट निगरानी सिस्टम की योजना पेश करने में मदद की, जिसे पूर्व इजरायली खुफिया अधिकारियों ने तैयार किया था। फोन, इंटरनेट निगरानी, ये पूरा सिस्टम जो आप देख रहे हो, वहां पर स्थापित करने में उसने मदद की थी। और बाद में यही निजी व्यवस्था 2014 में इजराइल कोट द आइवॉर सुरक्षा समझौते का आधार बनी। 18 जून 2012 को जिस दिन बाराक ने अत्तारा से मुलाकात की, उसी दिन अत्तारा के बेटे ने न्यूयॉर्क में एप्स्टीन से मुलाकात की। 3 महीने बाद एप्स्टीन ने अत्तारा के भतीजी नीना केइता से मुलाकात की और फिर बाराक से न्यूयॉर्क के रिजेंसी होटल में निजी बैठक की। इसके बाद एप्स्टीन अफ्रीका गया, जिससे कोट द आइवॉर, अंगोला और सेनेगल की यात्रा में शामिल थी। तो मार्च 2013 में पद छोड़ने के बाद भी बाराक यह डील आगे बढ़ाता रहा। 19 मार्च को उन्हें एक ईमेल मिला, जिसमें अब्दिजान में था। बातचीत को गुप्त रखने के लिए संदेशों में कोड वर्ड का इस्तेमाल था। यानी निगरानी, आपकी वीडियो मॉनिटरिंग आप सब पे जो हो रही है, इजराइल का एक सॉफ्टवेयर पेगासस का भारत में भी जिक्र हो चुका था। इस सब में ये लोग शामिल थे पूरी तरह से। यूएन की एक रिपोर्ट में इजरायली मूल के कारतूतों का जिक्र आने से कुछ समय के लिए बातचीत रुक गया,
लेकिन बराक ने तुरंत इजरायली सुरक्षा जगत की प्रमुख हस्तियों आमोस माल्का, मिकी फेडरमन और अतारा के चीफ ऑफ स्टाफ सीधी टीएमओ के से संपर्क बढ़ाया और उसके बाद 1 अगस्त 2013 को बराक एक गैर सुरक्षा बहाने हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के नाम पर आबिदजान पहुंचा। वहां अतारा समेत शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। 16 सितंबर को बराक को 13 पन्नों का जो है सिग्नल इंटेलिजेंस प्रस्ताव भेजा गया, जिसे इजरायल की यूनिट 8200 के पूर्व प्रमुख हारोनी जेबी फरकास ने तैयार किया था। इसमें लिखा था कि यह दस्तावेज उनके और उनके सहयोगी के सेवा के अनुभव पर आधारित है और ये जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का एक के अनुरूप है और इसके जो है और ये सब मुलाकातों सब न्यूयॉर्क में मुलाकात सेट हुआ। 14 के मध्य में यूएन प्रतिबंध हटा और उसी वक्त इजरायल और कोट दाइवर के बीच आधिकारिक रक्षा और आंतरिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। यूएन सब इसमें इन्वॉल्व है, आप समझ लीजिए। दस्तावेज में यह भी सामने आया कि बराक के लंबे समय से सहयोगी और पूर्व खुफिया अधिकारी योनी कोरेन 2013-15 के दौरान कई बार एप्स्टीन के मैनहट्टन घर में रुके और इजरायली सुरक्षा संस्थान के साथ बराक के अनौपचारिक संपर्क बनाए रखते थे। तो ये इजरायल की सुरक्षा ऑपरेशंस में भी एप्स्टीन शामिल हो चुका है। तो ये हमारे देश के लोगों का जो इसमें नाम आया है उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने चिंता जताई है। हमारे देश के अनिल अंबानी का नाम आया है बिजनेसमैन के रूप में। मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी का नाम आया है, जिनके साथ 4-5 मुलाकातों की बात है। और प्रधानमंत्री मोदी का नाम आया है कि वो हमारे बोर्ड पर हैं, लेकिन मोदी के साथ उनके इस तरह के कोई एक्सचेंज आदि के कोई जानकारी लीक में नहीं है। भाजपा ने इसको कहा कि वो अपनी बड़ाई के लिए मोदी का नाम इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आगे जाकर ये बड़ा विस्फोट हो सकता है। इसके लिए भाजपा के हित में है कि प्रमुख नेताओं की एक बैठक बुलाए और पार्टी में आगे इससे कैसे निपटना है इसकी एक रणनीति बनाए, क्योंकि ये आगे एक बड़ा सेंसेशन हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय घोटाला जो है ये, इसमें अखबारों में खबर आ सकती है, रिपोर्ट छप सकती है। इससे निपटना कैसे है इसके बारे में हमारी तैयारी होनी चाहिए।